तो हेलो गाइस भाई, फिर से वेलकम है आप लोगों का अपने इस चैनल पे। और आज वो दिन आ गया है जब हम लोग भाई क्लियर करने वाले हैं जितने भी भाई ने पिछली वीडियो पे कमेंट किया था ना, उन सब का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत अलग अलग चैनल के नेम्स आप लोगों को पता चलने वाले हैं। वैसे तो ज़्यादा कमेंट अभी तक नहीं है, जब ये वीडियो बन रहे हैं इसके बाद पता नहीं भाई कितने कमेंट आए होंगे, बट जो भी कमेंट अभी तक मुझे मिले हैं ना, उन सब के आंसर मैं अभी देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं ना उनको मज़े ही मज़े करते हुए भाई क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई पहले कमेंट से। तो गाइस सबसे पहला जो कमेंट है ना भाई, वो किया है मुंबई से। देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप सिटी का नेम भी लिख देते हो ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इससे ना वो भाई बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं जिन्होंने भी कमेंट किया होगा, है ना। तो जैसे कि इन्होंने किया है, और इनके चैनल का जो नेम है वो है शुभम तिकारे। तो इनका जो कमेंट है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई ने थैंक यू सो मच कहा है, जिसके लिए मैं भी वेलकम कह रहा हूँ आपको। इसमें ये लिखा है, मेरा जो क्वेश्चन था कि मेरे पास 2025 वाला मॉडल है जो कि आपके जस्ट 1 ईयर बाद का मॉडल है। मैंने ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट किया है फिर भी स्टार्ट का इशू आ रहा है। मतलब उन्होंने जो है भाई ब्लूटूथ हटा दिया लेकिन फिर भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही है, मतलब स्टार्ट नहीं हो रही है या बैटरी ड्रेन हो रही होगी। 2 बार स्टार्टर मारने के बाद, मतलब सेल्फ स्टार्ट या शायद किक की बात कर रहे हैं, वो करने से भी ना भाई स्टार्ट नहीं हो रहा है। और लास्ट में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, शायद ये QR कोड के लिए बोल रहे हैं। जो डिग्गी में QR कोड होता है ना, QR कोड है बाइक सर्च वाला, वो कनेक्ट करने पर भी आता है। तो QR जो है ना, QR को आप कनेक्ट करते हो ना, तो उसके लिए कभी कर क्या होता है कि आपको ना भाई शोरूम में विज़िट करना पड़ता है। क्योंकि उसका रीज़न ये है, जो QR का मैं बता रहा हूँ, वो QR सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो कभी कभार क्या है कि शोरूम में जाके ही आपको जो है सेटअप करना पड़ता है। वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड, मतलब जो आईडी है वो लेके जाना होगा, और मोबाइल नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो उनका QR कोड है ना, या जो भी उनका कोड आएगा वो आपके मोबाइल से कनेक्ट होगा, उसके बाद वो एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा अगर आपको QR कोड या मोबाइल ऐप को अच्छे से यूज़ करना है। दूसरी बात, जो स्टार्टर की प्रॉब्लम आप बता रहे हो, उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपकी बैटरी ऑलमोस्ट पूरी ख़राब हो गई हो, मतलब आपको पता ना चला हो, और आपकी जो बैटरी है ना भाई वो पूरी ख़राब हो गई हो, जिस वजह से अब वो किक से भी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये रीज़न हो सकता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपकी व्हीकल का बैटरी बिल्कुल डेड हो जाए तो आपका फ्यूल पंप भी काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका किक भी काम नहीं करेगा। तो हो सकता है ये रीज़न भी हो, बट ये भी हो सकता है कि आपका जो स्पार्क प्लग है ना वो भी ख़राब हो गया हो। तो ये बात चेक करवा लेना सर्विस सेंटर में जाके। 2 चीज़ है, बैटरी अगर आप 1 साल 1.5 साल बोल रहे हो तो क्या पता बैटरी ख़राब हो गई हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सेम ही चले, ऊपर नीचे हो सकता है। 3-4 महीने ऊपर नीचे ख़राब होने में टाइम लग सकता है। तो वो एक बार आप दिखा लेना, जिससे कि आपका जो सॉल्यूशन है ना आपको अच्छे से मिल जाएगा, और आगे जाके फ्यूचर में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम नॉर्मली हो रही है, बाई चांस अगर आप बाहर जाते हो कहीं दूर, अगर तब ये प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंस सकते हो कहीं पे भी। तो ये चीज़ आप चेक करवा लेना। बट मेरे हिसाब से बैटरी जो है आपका बिल्कुल डेड हो गया होगा, और अगर बैटरी डेड नहीं हुआ है तो एक बार आप स्पार्क प्लग को चेक करवा लेना, हो सकता है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही हो। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं कि जैसे आपको 25 का मॉडल है, आपने जैसे बताया, और अभी 26 का मॉडल चल रहा है, मतलब 1 साल का आपको लग रहा है डिफरेंस हो गया है। कभी कभार ये होता है कि जैसे कि आपका व्हीकल है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग 6-7 महीने और पुरानी होती है। मतलब जब आप ख़रीदते हो उससे पहले वो अपने जो यार्ड है वहाँ पे रखी होती है, या अपने जो इनका पहले से स्टोरेज एरिया होता है वहाँ पे रखी रहती है ना। तो इसके कारण भी बैटरी जो है ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा बहुत लोग कि भाई नई नई व्हीकल लेते हैं, उनकी बैटरी कुछ दिन में ख़राब हो जाती है। तो उसके पीछे भाई कुछ अलग रीज़न भी हो जाते हैं जिसकी वजह से बैटरी या आपके व्हीकल में प्रॉब्लम आती है। अब मैं दूसरा कमेंट आपको बताता हूँ, जो कि रोहित कुमार राय भाई ने भेजा है। देखो इनका क्या क्वेश्चन है, इनका भी जो है ना कभी कभार सेल्फ काम नहीं करता है, जैसे इन्होंने लिखा है, और इनको लिए हुए 1 महीना ही हुआ है। मतलब अभी जो मैंने इससे पहले बोला आपको कि कभी कभार क्या होता है कि आपका व्हीकल बहुत पुराना हो सकता है, या तो कुछ महीने पुराना हो सकता है। कभी कभार क्या होता है, कुछ व्हीकल्स को सेल होने में टाइम लगता है, जैसे कि उनका कलर की वजह से कुछ लोग होते हैं जिनको वो कलर पसंद नहीं आता, तो वो व्हीकल मतलब बिकता नहीं है, तो खड़े रहता है ना, जिसकी वजह से उसके पार्ट्स तो एक तरह से पुराने हो रहे हैं ना, चाहे वो है न्यू, वो यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन वो पड़े पड़े भी और जल्दी जो है भाई ख़राब हो सकता है। या व्हीकल जैसी चीज़ें जो है जितनी ज़्यादा पड़ी रहती हैं या खड़ी रहती है उतनी जल्दी वो ख़राब भी होती है। तो ये एक रीज़न तो है ही। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका व्हीकल 1 महीने पुराना ही है, लेकिन उनका भी भाई स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। पड़े पड़े रहने की वजह से इंजन भी जाम हो जाता है, जो उसके अंदर आपके वेल्व्स होते हैं वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, या वो पड़े पड़े थोड़े से टाइट हो जाते हैं, स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो रोहित जी आपको तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आपका व्हीकल बिल्कुल न्यू है, और ये सारी जिम्मेदारी जो है ना भाई शोरूम वालों की ही है। आप शोरूम में पहले विजिट करना, उसके बाद वो लोग सर्विस सेंटर में तो आपको भेज ही देंगे, क्योंकि वो उनका फ़र्ज़ बनता है और उनकी प्रॉब्लम है ये। क्योंकि 1 महीने में तो कोई गाड़ी ख़राब नहीं होनी चाहिए, और जैसा आप प्रॉब्लम बता रहे हो तो ये तो आपको शोरूम में विजिट करना चाहिए, और वहाँ जाके इस चीज़ को एकदम साफ साफ क्लियर करना चाहिए।
आप चलते भाई नेक्स्ट कमेंट पे, और इन भाई ने शायद मेरे को लास्ट टाइम भी कमेंट किया था। इनका नाम है पबजी। तो ये थोड़ा फ़नी नेम है। फ़नी नेम आते ही ना चेहरे में एक अलग मुस्कान आ जाती है। पबजी के ना सच में बहुत फ़ैन है, सच में सही बताऊँ, मैंने कभी डाउनलोड नहीं किया पबजी, लेकिन मैं बहुत जगह जाता था ना भाई, बच्चे लोग बहुत खेलते थे, शायद अभी भी खेलते ही होंगे अगर इंडिया में बैन नहीं हुआ है तो कमेंट की तरफ बढ़ता हूँ मैं और बताता हूँ। तो पहले तो पबजी भाई के कमेंट में थैंक यू भाई लिखा हुआ है, तो मैं भी यहाँ से आपको वेलकम करता हूँ। और कहाँ से पेड सर्विस करना चाहिए, स्ट्रीट रैली, यामा सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक? भाई इसका तो आंसर बिल्कुल क्लियर है। हमेशा जब भी मेजर सर्विस होता है ना, कोई पार्ट चेंज होता है तो आपको कंपनी से ही करवाना चाहिए। बट अगर आप एक ऐसी जगह रहते हो जहाँ मतलब सर्विस सेंटर बहुत दूर है और आप ज़्यादा रनिंग नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा आपका रफ़ एंड टफ़ रनिंग नहीं होता है आपके व्हीकल का, तो आप जाके इंजन ऑयल भी चेंज कर सकते हो बाहर से, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है आपको। वहाँ पे बहुत पैसे बच जाते हैं आपको, जहाँ पे वो कंपनी में 700-800 रुपये लेते हैं विद चार्जेस, तो बाहर आपको जो है वो चीज़ 450-400 में हो जाएगा, है ना। तो ये फ़ायदा होता है बाहर काम करवाने का। लेकिन कोई बड़ा काम हो, पार्ट्स वगैरह चेंज करना है, कोई इंजन का काम है या मेजर सर्विस है, भाई वो तो आप कंपनी से ही करवाना, उसमें बिल्कुल छेड़छाड़ मत करना। और लास्ट में पबजी भाई ने ये भी पूछा है कि भाई कॉस्ट कितना होता है 5th सर्विस का। तो मैं बता देता हूँ, देखो 5th सर्विस जो है ना डिपेंड करता है, अगर कोई पार्ट ही चेंज नहीं हुआ है तो फिर कोई कॉस्ट ही नहीं लगेगा, है ना। नॉर्मल सर्विस होगी, नॉर्मल ही आपके पैसे लगेंगे। तो आपका 5th है तो वो वैसे भी फ्री में नहीं गिना जाएगा ना, तो आपका जो है भाई पेड ही होगा। लेकिन अगर आप कोई बड़ा पार्ट चेंज करवाते हो, मान लो डिस्क पैड चेंज करवा रहे हो या कोई वायर चेंज करवा रहे हो, तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे कि स्पीडोमीटर वायर ख़राब हो रहा है, वो 400-500 का मेरे ख्याल से वायर आता है, पैड्स लगाते हैं, तो ये सब कॉस्ट तब जुड़ेगा अगर आपका कोई पार्ट ख़राब हुआ हो। अदरवाइज़ आपको वही सेम चार्ज करना है जो कि इंजन वाले वो लोग चेंज करते हैं उसका पैसा, और सर्विस कॉस्ट जो भी उनका लगता है, लेबर वगैरह, बस वही चार्ज करना होता है, एक्स्ट्रा नहीं लगेगा आपका। भाई नेक्स्ट कमेंट जो भाई ने किया है उनका नेम है चैनल का सोविक टेक। तो इनका क्वेश्चन बहुत सही लगा मुझे। ये बहुत कंफ्यूज है जिस तरह से इन्होंने लिखा है कि इनको जो है 125 सीसी सेगमेंट में कौन सा स्कूटर जो है सही है। मतलब सौविक भाई जो है कंफ्यूज है कि उनको जो है 125 सीसी में कौन सा व्हीकल लेना चाहिए, या तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए, है ना। देखो अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत दूर दूर जाते हो और कभी भी निकलना पड़ जाता है, तो आपको भैया पेट्रोल व्हीकल ही लेना चाहिए। मतलब 125 सीसी में कोई भी अच्छा व्हीकल ले लेना चाहिए जो आपको पसंद हो। वैसे तो माइलेज चाहिए तो अपनी यामाहा रेज़र से ज़्यादा तो किसी में भी माइलेज नहीं है। और जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि 125 सीसी में एक्टिवा या रेज़र, देखो एक्टिवा एक गुडविल के हिसाब से बिकती है ज़्यादातर, क्योंकि एक्टिवा लोगों ने बहुत सुना है। जैसे पहले के लोग क्या बोलते थे, भाई नोकिया का मोबाइल अच्छा है, वैसे ही एक्टिवा, मारुति, ऐसी कंपनी जो है ना अपने ब्रांड नेम के हिसाब से चलती है या अपने गुडविल के हिसाब से चलती है। तो एक्टिवा और रेज़र में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। एक्टिवा एक तरह से एक नॉर्मल फैमिली व्हीकल है। अगर आप फैमिली में ज़्यादा यूज़ करते हो, आपको सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है, तब तो भाई एक्टिवा ले लेना। और अगर आपको भाई थोड़ा से एग्रेसिव लुक चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए और माइलेज भी चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस तो मिल ही रहा है आपको, साथ में माइलेज भी ज़बरदस्त मिल रहा है, सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो यामा रेज़र है। और उतना कोई प्राइस डिफरेंस भी नहीं है, 2-3 हज़ार का ही प्राइस डिफरेंस होगा एक्टिवा और इसमें। क्या पता यही एक्टिवा से सस्ता हो, तो ये भी आपको देख लेना है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइसेस होते हैं, तो इसलिए मैं प्राइस तो एकदम कंफर्म नहीं बता सकता आपको। तो ये है आपका आंसर। और ईवी अगर आपको लेना है, भाई ईवी के लिए तो जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको कभी कभार बस मार्केट जाना होता है, या आपका ऑफिस घर के पास ही है, 10-20 किलोमीटर में है, तो ईवी बेस्ट है। क्योंकि ईवी जो है ना, ईवी अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईवी का, वो उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं है। जैसे कि पहले सीएनजी आया था, सीएनजी बिल्कुल नया था, लोग लेते थे, बहुत घंटे खड़े रहते थे लाइन पे, उसके बाद उनका नंबर आता था, और हमें ये भी नहीं पता होता था कि सीएनजी पंप कहाँ पे हम लोग पूछ ही जाते थे, है ना। तो वैसे भी ईवी का है, ईवी का थोड़ा सा और टाइम चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डल है, लेकिन अभी चल रहा है काम ईवी के ऊपर। तो थोड़े सालों में और अच्छा टाइम आएगा जब ईवी को लेने में ना भाई मज़ा आएगा, टेंशन फ्री आप ले सकते हो ईवी को, और मज़े भी आएंगे क्योंकि जल्दी जल्दी चार्ज भी हो जाएगा वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, है ना। तो होप करता हूँ सौविक भाई आपको आंसर मिल गया होगा और थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी आपकी। तो अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला कमेंट है ना भाई शिवम जी ने किया है। सिटी तो नहीं लिखा उन्होंने। तो इनका जो क्वेश्चन है वो है हेलमेट जो डिक्की में आ जाए और 1000 से 1500 के आसपास जो हो, मतलब इनका जो बजट है वो 1000 से 1500 के आसपास है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें दो चीज़ें हैं, मैं भी प्राइस का तो बाद में बताऊंगा, और ये जो आपका क्वेश्चन है डिक्की के अंदर फिट हो सकता है कि नहीं, उसका भी आंसर दूंगा। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आपको हेलमेट कैसा चूज़ करना है। देखो अगर आपको डिक्की में ही रखना है, मतलब आप स्टूडेंट हो, तब तो आप फुल फेस की जगह ना हाफ फेस ले लो, जिसमें कि आगे वाइज़र होता है जो पूरा ओपन हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो आपके डिक्की में आ सकता है। दूसरी बात, फुल फेस चाहिए तो फुल फेस आप ले सकते हो जो डिक्की में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका जो हेड का साइज़ है
वो लार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब लार्ज साइज़ का हेलमेट नहीं लेना है आपको स्मॉल साइज़ या मिड साइज़ लेना है, क्योंकि मिड साइज़ वाला जो है ना कभी कभार डिग्गी में अच्छे से आ जाता है डिज़ाइन की वजह से, तो वो चीज़ है। बाकी जो प्राइस की बात है 1000 से 1500 के आसपास, वो जो है मैं सर्च करके इस वीडियो में प्रोडक्ट लिस्ट में डाल दूंगा। जो भी आपके क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बेस्ट हेलमेट लगेगा वो मैं प्रोडक्ट लिस्ट में डाल दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो उसमें मैं थोड़े से स्पोर्टियर डिज़ाइन भी रख दूंगा और थोड़े से मतलब नॉर्मल डिज़ाइंस भी रख दूंगा हेलमेट के। साइज़ तो आप एक बार देख लेना, क्योंकि आप जब उसको बाय करेंगे ना तब उसमें साइज़ का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप देख लेना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मीडियम लेना ज़्यादा सही रहेगा, तो मीडियम आपकी डिग्गी में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट मैंने सारे कमेंट के आंसर दे दिए हैं, क्योंकि कमेंट तो बहुत ज़्यादा थे, बट मैंने आपको बताया था जो कमेंट रेजरदार से रिलेटेड होंगे या एक्सेसरीज़ या इन सब से रिलेटेड होंगे, व्हीकल से रिलेटेड या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, उनका तो मैं आंसर दे दूंगा वीडियो में। बट बाकी जो कमेंट के आंसर है वो मैं उनको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। जिन भी भाई का क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, उनका आंसर भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि उनके लिए मैं वीडियो पर नहीं बोल रहा हूँ तो उनका आंसर नहीं दूंगा, उनका आंसर मैं जो है भाई कमेंट में लिख के जैसे नॉर्मली मैं देता हूँ वैसे दे दूंगा। तो गाइस होप करता हूँ कि आप लोगों के ना सारे आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे और आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है ना वो थोड़ा बहुत हट गया होगा, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट निकाला इसलिए है वीडियो वाला, जिसमें कि मैं आप लोगों के आंसर दे सकूं, ताकि आप लोगों के कन्फ्यूजन ना भाई एकदम क्लियर हो जाए। कमेंट का पता नहीं होता कि कब मैं भेज रहा हूँ, क्या पता आप लोग ना पढ़ो, बाई चांस होता है कि हम लोग ये कमेंट मिस कर देते हैं तो वो बाद में शो नहीं होता है, तो वो कमेंट भाई पीछे रह जाता है। तो वीडियो के थ्रू ये चीज़ ना बहुत क्लियर हो जाती है। अगर बाई चांस आप वीडियो नहीं भी देखते हो जिन्होंने कमेंट किया है, तो बाकी सबको नॉलेज मिल जाती है, मतलब जिनका क्वेश्चन ऐसा रहता होगा सेम, उनको भी ये जवाब मिल जाता है इस वीडियो के थ्रू। तो ये जो तरीका है मुझे थोड़ा बेस्ट लगा, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें जो आप कमेंट करेंगे उसके नेक्स्ट में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।